सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बहुत गहराई से महसूस करके वो सपना देख रहे हैं और उस सपने के बारे में वो साफ साफ बताते भी हैं कि वो सपना उनका क्या है। हकीकत को लाए तख़य्युल से बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए। हर जगह जुल्म सितम बढ़ रहा है, दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, प्रवचन देने वाले साधु फक्कड़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे नेता रोज भटकाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। न सिर्फ अपने बयान में बल्कि कविताओं में उन्होंने बार बार अपनी विचारधारा और अपनी प्रतिबद्धता, पक्षधरता के बारे में घोषणाएं की हैं कि किस तरह से आज भी बहुत है कि आया राम गया राम, और अब तो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। पूरा का पूरा विधानसभा ही खरीद लिया जा रहा है। हाय लीडर दुरंगी न कम गुम हुए, बीच धारा अगम थी गुड़म गुम हुए। मठाधीश जो बने हुए हैं, जो सब पर फतवा देते थे, मुक्तिबोध से लेकर और शमशेर तक, उनको ये शेर नहीं समझ में आ रहा है। साथियों, बहुत ही खुशी का मौका है कि हम लोगों के बीच में आज हिंदी के एक बहुत ही अच्छे, जनता के साथ अपनी पक्षधरता, मजबूत पक्षधरता के साथ खड़े कवि और एक बहुत ही अच्छे आलोचक हमारे बीच में हैं। इसके अलावा इस हॉल में मैं मदन कश्यप जी की बात कर रहा हूं और आशुतोष जी की बात कर रहा हूं, जो आलोचना पत्रिका के संपादक भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। और लगातार ऐसे आयोजन दिल्ली में करते ही रहते हैं जो हमारी प्रगतिशील और जनवादी धारा के कवियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करे और नए लेखकों, कवियों को प्रेरित करने का काम करे। साथियों, ये जो हम लोगों की आज की महफिल है, इसमें बहुत विविध प्रकार के लोग हैं। वैसे शमशेर पे तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं जहाँ पे अकादमिक चर्चाएं होती हैं, वहाँ एक ही तरह के लोग होते हैं और बहुत थोड़ी संख्या में बैठ के बहुत गंभीर चर्चाएं करते हैं। यहाँ कुछ अगर हम इसको परिभाषित करें कि किस तरह की बातचीत हो रही है, तो न तो ये कोई सेमिनार या संगोष्ठी जैसी चीज़ है, न ही कोई बहुत गंभीर विमर्श हो रहा है के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और श्रोताओं में एक तरफ जहाँ बहुत ही उच्च स्तर की समझ और जानकारी रखने वाले लोग हैं, वहीं खुद खेतों में खटने वाले किसान भी यहाँ हैं, मजदूर भी हैं, मजदूरों को संगठित करने वाले संगठनकर्ता भी हैं, किसानों के बीच संगठन बनाने वाले कार्यकर्ता भी हैं। इसके अलावा कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, छात्र नौजवान कार्यकर्ता भी हैं, साहित्यिक को के से बहुत लगाव रखने वाले लोग हैं। और चूँकि कवि गोष्ठी है तो कवि भी हैं और कविता में रुचि रखने वाले लोग भी हैं, तो बहुत विविध प्रकार के लोगों की ये महफिल है। उन सबको एक सूत्र में जोड़ने वाली जो चीज़ है वो है कि सभी लोग शमशेर से प्यार करते हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं और जो उनकी विचारधारा थी, कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़कर जो उनके सपने थे उसको साकार करने में अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि जो अभी हमसे पहले दो साथियों ने अपनी बातचीत रखी और दोनों ने ही शमशेर के उस पहलू को सामने लाने का प्रयास किया जो उनके प्रतिबद्धता का पहलू है, उनकी विचारधारा का पहलू है, जनता से उनके जुड़ाव का पहलू है, मजदूरों किसानों के प्रति जो उनकी संवेदना है और जिसे वो अपनी कविता में ढालने का प्रयास करते हैं, उसको सामने रखने का प्रयास किया। शमशेर कवियों के कवि हैं और
शमशेर के अंदर निश्चित तौर पे जिसको कहा जाता है कि उनमें दुरूहता है या कठिनाई है, उन बहुत कठिन कवि हैं, क्लिष्टता है, तो ये चीज़ें उनकी सारी कविताओं के बारे में नहीं कही जा सकती हैं। और जैसा कि आशुतोष जी ने बताया भी कि कठिन और आसान तो खुद उनके जो आलोचक रहे हैं, जिन्होंने ऐसी घोषणाएं की हैं, फतवे जारी किए हैं, उनकी अपनी सीमा है, क्योंकि वो किसी फ्रेम में उनको कस के देखना चाहते थे। ये नहीं कि वो क्या कहे हैं उसको समझने का प्रयास किया जाए, बल्कि वो क्या कहवाना चाहते थे उनसे, और वैसा कहते तो कितना मज़ा आता। इस चक्कर में उन्होंने उनको जबरदस्ती कुछ कुछ चीज़ें उन पे आरोपित की। और बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि लीला की बात और अवतार के शब्द को पकड़ के और उनको आध्यात्मिक और वैष्णव घोषित किया जाने लगा। हमारे यहाँ रोज ही बोलते हैं इस गांव में लीला शब्द, ज़्यादा लीला मत फैलाओ, बहुत लीला कर रहे हो। तो ये समझदारी, इसका मतलब उनकी वोकेबुलरी में जो पर्यायवाची शब्दों की सीमा है, जिसके चलते वो नहीं समझ पाए शमशेर को। शमशेर कठिन नहीं थे। फिर भी उनमें जो उनकी कविताओं में उनके बिंब, प्रतीक और शिल्पगत जो विशेषताएं हैं वो हैं, और वो शमशेर की खूबसूरती है। जैसे दरिया उनके यहाँ कई रंगों का है। अभी जो साथियों ने एक छोटा सा गीत जो प्रयाग शुक्ल ने जिसका धुन बनाया सुनाया कि पीले गुलाबों का एक दरिया बह रहा पीले गुलाबों का, और एक जगह नीला दरिया बहता है। दरिया के अलग अलग रंग आते हैं, अलग अलग छवियां आती हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो चित्रकार भी थे, उनकी संगीत में बहुत रुचि थी, और तमाम ललित कलाओं के प्रति उनका जो अगाध प्रेम था, उन सारे चीज़ों से वो जिंदगी की यथार्थ को देखते थे, और उसके दोनों को मिला के जो चीज़ निकलती है वो उनकी कविताओं में दिखाई देता है। तो ये ठीक बात है कि इसके लिए विद्वान अपने अपने तरीके से व्याख्याएं किए भी हैं, क्योंकि शमशेर पर कितनी ही थीसिस लिखे गए, कितनी ही किताबें लिखी गई, विशेषांक निकले हैं, लेख लिखे गए हैं। हम समझते हैं कि शमशेर का जो दूसरा पहलू है उस पर भी बातचीत करनी चाहिए, और जिसको बहुत कम, और किसी ने कहा है कि शमशेर की कविताओं का एक अलग से अगर संकलन किया जाए, और हमें करना चाहिए कि जो आसान कविताएं हैं उनको ही संकलित कर दिया जाए, तो एक नई चीज़ बनेगी, उनका एक नया व्यक्तित्व सामने आएगा। जैसे एक कविता के बारे में अभी जिक्र आया, ग्वालियर के मजदूरों पे जो गोली कांड हुआ था, मेरी सबसे पसंदीदा कविता थी। जब मैं शुरुआती दिनों में कविता की तरफ बढ़ रहा था, कविता के प्रति हमारा लगाव बढ़ रहा था, तो यही कविता थी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित की। ये शाम है कि आसमान खेत है पके हुए अनाज का। मतलब एक जुलूस जा रहा है और जो गोली चलाई जाती है उनके ऊपर, और उसका इतना बढ़िया चित्र खींच देते हैं, और जिसमें एक आंतरिक लय भी है, एक व्यथा भी है, और एक आक्रोश भी है। इतना सब कुछ है जो कि 12 लाइन की कविता में है। तो ये जो माने कसावट है उनकी के शिल्प में, वो कहाँ से आता है? वो उनके कथ्य के प्रति जो बहुत ही एक पकड़ है, जो एक तड़प के साथ उसको देखते हैं और महसूस करते हैं, उसके चलते वो उतने ही घनीभूत होके वो उनकी कविता में शिल्प के तौर पे ट्रांसफॉर्म होता है।
अभी हम लोगों ने आज साथियों ने विषय रखा था हकीकत का अमर सपना और शमशेर की कविता। ये सपना कहाँ से आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक विचारधारा की चट्टानी जमीन पर खड़ा होके सपना देख रहे हैं। वे अपने युग के तमाम संदर्भों को बहुत गहराई से महसूस करके वो सपना देख रहे हैं और उस सपने के बारे में वो साफ साफ बताते भी हैं कि वो सपना उनका क्या है। एक तो जो पहले भी साथियों ने कोट किया, बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी पंक्तियां हैं। एक शेर है कि हकीकत को लाए तख़य्युल से बाहर, मेरी मुश्किलों का जो हल कोई लाए। एक दौर था और आज भी ये दौर है, मौजूद है, कि एक बहुत ही कड़वी सच्चाइयों का सामना हम लोग कर रहे हैं। जो हकीकत है वो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। आज क्या हो रहा है चारों तरफ देख लीजिए। हकीकत में हर जगह जुल्म सितम बढ़ रहा है, दलितों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, मतलब ये सारे रिकॉर्ड हर साल टूट रहे हैं जुल्म और अन्याय के। आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, समाज में इतना ज़्यादा विघटन है और वो अपने आप नहीं है बल्कि कोशिश, सचेतन प्रयास के चलते विघटनकारी शक्तियां समाज को तोड़ रही हैं। और ऐसी हकीकत को तख़य्युल में, यानी ख्याली दुनिया में भुलाने की कोशिशें भी हो रही हैं। ओझा शोखा आज बहुत ज़्यादा हैं, प्रवचन देने वाले साधु फक्कड़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे नेता रोज भटकाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं और लोग वो कुछ क्रिया कर देते हैं और पूरा देश उस पर प्रतिक्रिया करने में लग जाता है। अपना कोई एजेंडा नहीं है। एक शेर में वो अपने सपने की बात कह देते हैं कि तख़य्युल, हकीकत को लाए तख़य्युल से बाहर। ये काम अगर हम कर देते हैं तो सचमुच मुश्किलों का हल वहाँ से निकलना शुरू हो सकता है। तो ये एक सपना ही था शमशेर का। और वो सपना उनके अपने युग से पैदा हुआ था। आप याद करें कि सेकेंड वर्ल्ड वार के ठीक पहले और बाद की स्थितियां क्या थी। एक तरफ इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर पूरी दुनिया को तबाह करने के पीछे, या तो उसको हम जीत लेंगे या तबाह कर देंगे, इस पर आमादा थे, जिसने विश्व युद्ध को जन्म दिया। फिर एक सोवियत संघ के रूप में पहला मजदूरों किसानों का राज स्थापित हो गया था रूस में, और जिसको 26 देशों की सेनाएं चारों तरफ से तबाह करने पर लगी हुई हैं और वो उसका प्रतिरोध करते हुए खड़ा रहते हैं। और यही नहीं, जो हिटलर पूरे दुनिया को जीतने का सपना देखता था उसको बर्लिन के एक तहखाने में जाकर आत्महत्या करने पर मजबूर करती है सोवियत सेना, वहाँ के मजदूरों और किसानों की सेना। ये दोनों ही पहलू था, प्रतिक्रिया का दौर भी था और प्रगति का दौर भी था। और उन्हीं दोनों के बीच इस एक जद्दोजहद पूरी दुनिया में जो चल रही थी, उस यथार्थ से गुजरते हुए कौन सा सपना देखें, ये तय करना था शमशेर को। और वो सपना उन्होंने देखा और अपनी विचारधारा को उन्होंने छिपाया भी नहीं, बहुत साफ साफ। मैं पिछले दिनों शमशेर और शमशेर पर लिखी हुई बहुत सारी रचनाओं को पढ़ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा उनको उलझाने का काम किया है विद्वानों ने, और जिनका नाम भी आया कि विजयदेव नारायण शाही ही नहीं बल्कि रामविलास शर्मा तक ने उनको उल्टी सीधी उनकी व्याख्याएं प्रस्तुत करके उनको मतलब उलझाने की ही कोशिश की है। और ऐसा साबित करने की कोशिश की गई कि जैसे उनकी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था, जबकि न सिर्फ अपने बयान में बल्कि कविताओं में उन्होंने बार बार
अपनी विचारधारा और अपनी प्रतिबद्धता पक्षधरता के बारे में घोषणाएं की हैं। और ये दूसरा सप्तक के अपने एक कवि के रूप में वक्तव्य में जो उन्होंने कहा है उसको मैं यहाँ पढ़ देना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो। और ये कैसे युग से पैदा हुआ युग धर्म है जिसे वो विचारधारा के रूप में स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि इसका सीधा साधा मतलब यह हुआ, अपने चारों तरफ की जिंदगी की में दिलचस्पी लेना, उसको ठीक ठीक यानी वैज्ञानिक आधार पर, फिर ब्रैकेट में कहते हैं मेरे नज़दीक का वैज्ञानिक आधार मार्क्सवाद है। समझना और अनुभूति और अपने अनुभव को इसी समझ और जानकारी से सुलझाकर स्पष्ट करके पुष्ट करके अपनी कला भावना को जगाना, यह आधार इस युग के हर सच्चे और ईमानदार कलाकार के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह अपनी कला चेतना को जगाना और उसकी मदद से जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को अपनी कला में सजीव से सजीव रूप देते जाना, इसी को मैं साधना समझता हूँ। कला के इस सौंदर्य और उससे मिलने वाले आनंद के शत्रु वे जहाँ और जिस भेष में भी होंगे, जो भी होंगे, परिस्थितियाँ, व्यक्ति या दल, हर ईमानदार कलाकार के शत्रु होंगे। क्योंकि आज घोर और बढ़ती हुई अंधी प्रतिक्रिया के रहते चारों ओर आबाद फैले जीवन की पूरी शक्तियों और सारे सौंदर्य को कलाकार मुक्त रूप से कैसे दर्शा सकेगा। यहीं से उठती है सच्चे प्रगतिशील साहित्य की बहस, उसकी जिम्मेदारियां। मतलब इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है। इसके अलावा काल तुमसे होड़ है मेरी कविता है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता और अपनी विचारधारा का डिक्लेरेशन करते हैं, घोषणा करते हैं। इसके अलावा अब जब वो नया साहित्य पत्रिका निकाल रहे थे, जो एक वामपंथी पत्रिका थी, संगठन की पत्रिका थी, वे पार्टी के दफ्तर में कम्यून में रह के वो काम कर रहे थे, संपादन का काम कर रहे थे। यह भी एक तथ्य है। अब जो उनकी प्रतिबद्धता और उनकी कविताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो बेबुनियाद बेसिर पैर हैं और मनगढ़ंत हैं, उसके पचड़े में हम जाना नहीं चाहते। कारण ये है कि, और जबकि इस पे बहुत सारी बातें हैं, और एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि जब अज्ञेय की पत्रिका में किसी कवयित्री ने इनके ऊपर कोई कमेंट किया, इनके ऊपर नहीं बल्कि प्रगतिशील आंदोलन के ऊपर कमेंट किया, तो उस पर उन्होंने एक छोटी सी एक नाटिका लिखी थी, पद्य नाटिका, और वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही दिलचस्प, व्यंग से भरा हुआ। लेकिन इसमें हम जाने की कुछ नहीं जा सकते हैं, समय नहीं है, कि वो पोलेमिक्स, कविता में पोलेमिक्स करते थे। ये भी है उनकी कविताओं में किस तरह से अपने विरोधियों को जवाब दिया जाता है, इसी को छांटा जाए तो एक बढ़िया एक बातचीत का विषय हो सकता है। मैं ये बताना चाहूँगा, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जो सामाजिक कामों में भी लगे हुए हैं, कविताएं लिखना शुरू किए हैं। मैं कैसे, शमशेर एकदम जनता के कवि थे, एकदम। मुझे 1948 में उन्होंने कव्वाली की तर्ज पर एक गज़ल लिखी थी और वो मुझे बहुत पसंद आया था। मैं उसको थोड़ा सा सुनाऊंगा, एक दो शेर।
एक चीज़ और है, उनकी कविताओं में जो जितनी भी कलात्मकता है, उसमें शिल्पगत अनोखापन और विचित्रता भी है, जो निश्चित तौर पे थोड़ा सा परिष्कृत अगर सौंदर्य बोध हो तो बहुत बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन जहाँ तक एक जनता के कवि से उम्मीद करते हैं लोग, तो जहाँ वो शायरी करते हैं वो एकदम बेबाक और एकदम दो टूक करते हैं, वहाँ कोई जटिलता नहीं होती है। मज़ेदार है, आज़ादी के 1 साल बाद ये लिख रहे हैं कि किस तरह से आज भी बहुत है कि आया राम गया राम, और अब तो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, पूरा का पूरा विधानसभा ही खरीद लिया जा रहा है। तो कहते हैं कि हाय लीडर दुरंगी न कम गुम हुए, बीच धारा अगम थी गुड़म गुम हुए। इनकलाबी हमारे न कम गुम हुए, लेके साइकिल हमारी निगम गुम हुए। क्या अच्छा, एक बहुत ही शानदार, गुरुजी जानते ही हैं, वर्कर, ठीक है ना, तो वो गुरुजी के बारे में कहते हैं, और मनु जी को तो आप लोग जानते ही हैं। क्या गुरुजी मनु जी को ले आएंगे, क्या गुरुजी मनु जी को ले आएंगे, हो गए जिनको लाखों जन्म गुम हुए। जिस मनु जी को गुम हुए लाखों जन्म हो गया, उनको गुरुजी लाने वाले हैं, और अब तो उसको एकदम बाजाप्ता लाने की कोशिश हो रही है, संविधान बदलने की भी कोशिश हो रही है, और ये बात 48 की है साथी। ये है जनता का कवि। अपनी किस्मत को यूं रो रहे हैं चियांग, ये भी मजेदार है। चियांग का इसेक की बात हो रही है, क्योंकि 49 में जो है चीन आजाद हुआ था, ठीक है, और 48 की कविता है। इस पर क्यों नहीं दिमाग लगा रहे थे शर्मा जी हमारे, मठाधीश जो बने हुए हैं, जो सब पर फतवा देते थे, मुक्तिबोध से लेके और शमशेर तक, उनको ये शेर नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कौन सा रहस्य है, कौन सा घोटाला है। अपनी किस्मत को यूं रो रहे हैं चियांग, रह गए हम लंडूरे सनम गुम हुए। ये है शमशेर। शमशेरियत में सिर्फ बारीक सूत लोग देखते हैं, और जो खद्दर नहीं देखते हैं, जो करघे पर बिना हुआ, जो क्या कहते हैं, दूतई और खेस नहीं देखते हैं। सिर्फ उनके पास पश्मीना ही नहीं है, दोनों को देखना चाहिए, फिर तय करना चाहिए। उसी तरह से और उतने ही मजेदार एक और भी है उनकी गजल। ये खैर, तो साथियों समय भी कम है। हाँ, ये है, ये भी बहुत मजेदार है। राह तो एक थी हम दोनों की, आप कहाँ से आए गए, हम तो लुट गए पिट गए, आप तो राजमहल में पाए गए। जितना लाउड स्पीकर चीखा, उतना ही ईश्वर दूर हुआ, उतने ही दंगे फैले जितने दीन धर्म फैलाए गए। दीन धर्म की बात कर रहे हैं और आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। मूर्ति चोर मंदिर में बैठा, मूर्ति चोर मंदिर में बैठा, और ग्राहक अमेरिका में दान दक्षिणा लाखों डॉलर गुप्त दान करवाए गए। तो साथियों, शमशेर को किसी विद्वान की नज़र से देखने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े आलोचक की आलोचना पुस्तकों से होकर गुजरना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। ये किताब है जो उनकी लिखी हुई है, ऐसी ही बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। सीधे हम लोग प्रत्यक्ष रूप में पढ़ें, और न सिर्फ पढ़ें,
ये तो मैं कहूँगा कि जो साथी उनकी कविता गा रहे थे, बात बोलेगी, ये कव्वाली गाएं और ये गाने लायक है, और ये गज़ल गाएं। दो मैंने नमूने के तौर पे रखा है, और भी बहुत हैं। दंगों के ऊपर है, और जितना पाखंड, ढोंग और जनता को लूटने की जितनी साजिशें हो रही हैं, सब पर शमशेर ने कलम चलाया है। उनको लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है, उनको पोस्टर के रूप में, उनको सभाओं में गाकर, बोलकर लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने बताया कि किस तरह से एक शेर में वो कितनी कितनी बातों को गूंथ के रख देते हैं। जो बात हम 1 घंटे में भाषण में नहीं कह पाते, वो एक शेर में या 2 शेर में या अपनी छोटी सी एक कविता में कह देते हैं। ये शमशेर की खासियत है, बहुत ही कसी हुई शैली में, और जनता के दर्द को इतनी गहराई से महसूस करके, इतनी पीड़ा के साथ और इतनी गुस्से के साथ वो लोगों के बीच रख देते हैं। यही कवि का धर्म भी है, और ये उसको उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से किया है। इसीलिए मुझे बहुत प्यारे हैं, और इस आप लोगों को भी प्यारे होंगे अगर आप उनके करीब जाएंगे। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।